ली जुन शियान के जख्म पर खुद महारानी मरहम लगा रही थी। वह प्यार से पूछती हैं कि अब उसके सीने का दर्द कैसा है। ली जुन शियान मुस्कुराकर जवाब देता है कि जब खुद महारानी उसकी देखभाल कर रही हैं, तो अब उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। इतना सम्मान और अपनापन देखकर वह मन ही मन सोचता है कि अब उसे समझ आ गया कि पुराने जमाने के राजा इतने ऐशो आराम के क्यों दीवाने थे। इसी बीच सिस्टम अचानक उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अभी एक छिपा हुआ मिशन ठुकरा दिया है। सिस्टम बताता है कि अगर वह यह मिशन पूरा कर लेता तो उसे एक बेहद दुर्लभ क्षमता मिलती। लेकिन ली जुन शियान बिना ज्यादा सोचे साफ मना कर देता है। उसके मुताबिक चाहे इनाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मिशन जानलेवा है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। इस मातृसत्तात्मक दुनिया में जहां पुरुषों के पास आध्यात्मिक शक्ति तक नहीं होती, वहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद सिस्टम उसे नए फीचर्स के बारे में बताता है। अब उसके सामने एक शॉप खुल चुकी थी जहां मिशन पूरे करके मिले पॉइंट से अलग अलग आइटम और स्किल खरीदी जा सकती थी। साथ ही एक नया फीचर भी अनलॉक हुआ था जो किसी भी महिला का स्नेह स्तर यानी अफेक्शन लेवल दिखा सकता था। लेकिन एक समस्या भी थी। सिस्टम साफ कहता है कि जब तक वह राजकुमारी टाइपिंग वाला छिपा मिशन पूरा नहीं करेगा, तब तक रोज मिलने वाले मिशन भी अनलॉक नहीं होंगे। ली जुन शियान तुरंत समझ जाता है कि सिस्टम उसे किसी भी तरह टाइपिंग के करीब भेजना चाहता है। लेकिन वह मन ही मन फैसला करता है कि वह कभी किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जिएगा। अब वह पहली बार अपना नया फीचर आजमाता है। जैसे ही उसका संपर्क महारानी से होता है, उनके बारे में जानकारी उसके सामने दिखाई देती है। महारानी का स्नेह स्तर उसके लिए सिर्फ 30 अंक था। ये देखकर वह थोड़ा निराश तो होता है, लेकिन अगले ही पल खुद को समझाता है कि महल में 3000 से ज्यादा सुंदरियां मौजूद हैं। ऐसे में अभी अभी आए एक नए व्यक्ति के लिए 30 अंक भी बुरी शुरुआत नहीं है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि महारानी को सबसे ज्यादा मजबूत इरादों वाले और किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने वाले पुरुष पसंद हैं। बस यहीं से ली जुन शियान के दिमाग में एक नई योजना जन्म लेती है। वह तुरंत महारानी के सामने प्रस्ताव रखता है कि महल में घुसे हत्यारे की जांच वह खुद करेगा। पहले तो महारानी हैरान हो जाती हैं कि उसे जांच पड़ताल के बारे में इतना ज्ञान कैसे है, लेकिन ली जुन शियान पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसने इस विषय पर कई किताबें पढ़ी हैं और उसे अच्छा अनुभव भी है। असल में वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अपनी पिछली दुनिया में वह डिटेक्टिव कॉनन तक का हर केस देख चुका था। महारानी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और उसे महल में आने जाने का विशेष स्वर्ण टोकन दे देती है। साथ ही पूछती हैं कि क्या उसे शाही सैनिकों की मदद चाहिए। लेकिन ली जुन शियान मुस्कुराकर मना कर देता है। वह कहता है कि अपने स्वामी की चिंता दूर करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है और यह काम वह अकेले ही पूरा करेगा। उधर उसी रात जब वह अपने महल में आराम कर रहा था, तभी अचानक कुछ लोग चुपके से उसके कमरे में घुस आते हैं। एक महिला गुस्से में उस पर तलवार तान देती है और उसे ली परिवार का गद्दार कहती है। उसके अनुसार ली जुन शियान ने दुश्मन महारानी की रक्षा करके अपने पूरे परिवार का नाम डुबो दिया था। लेकिन तभी लिंगेर बीच में आ जाती है। वह सबको रोकते हुए बताती है कि ली जुन शियान ने महारानी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित भागने का मौका देने के लिए अपने ऊपर हमला झेला था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वह आज जिंदा भी नहीं होती। इसके बावजूद कुछ लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि चाहे वजह कुछ भी रही हो, ली जुन शियान ने दुश्मन से सम्मान और पदवी स्वीकार करके अपने पूर्वजों का अपमान किया है। यह सुनकर ली जुन शियान उनसे एक सीधा सवाल पूछता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या मर जाना ही उसके परिवार का सम्मान बचाने का एकमात्र तरीका था? इसके जवाब में वे उसे अपने गुप्त संगठन तांग रिवाइवल एसोसिएशन में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, महारानी वू मेई की हत्या करके पुराने तांग साम्राज्य को फिर से स्थापित करना। लेकिन ली जुन शियान उनकी पूरी योजना को बचकानी बता देता है। वह समझाता है कि मान भी लो किसी तरह वू मेई की हत्या हो जाए, तब भी कोई गारंटी नहीं कि सत्ता फिर से ली परिवार को ही मिलेगी। उल्टा पूरा राज्य गृह युद्ध और अराजकता में डूब जाएगा। हर शक्तिशाली व्यक्ति खुद राजा बनना चाहेगा और तांग साम्राज्य का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सब लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। तभी वे उससे पूछते हैं कि अगर हत्या नहीं तो फिर सही तरीका क्या है? ली जुन शियान हल्का सा मुस्कुराता है। उसके दिमाग में अब एक और बड़ी योजना तैयार हो चुकी थी। वह कहता है कि वो मेई को हराने का सबसे अच्छा तरीका तलवार नहीं, बल्कि उसका विश्वास जीतना है। पहले महल में ऊंचा दर्जा हासिल करो, उसका सबसे भरोसेमंद साथी बनो, धीरे धीरे पूरे महल और दरबार में अपने लोगों का प्रभाव बढ़ाओ, और जब सही समय आए तब बिना देश को अराजकता में धकेले सत्ता अपने हाथों में ले लो। उसके अनुसार यही असली रास्ता था जिससे तांग साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया जा सकता था। ली जुन शियान की पूरी योजना सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वे अब तक सिर्फ ताकत के दम पर लड़ने की सोच रहे थे, जबकि असली जीत तो दुश्मन के सबसे करीब पहुंचकर हासिल की जा सकती थी। वह समझाता है कि सबसे पहले उसे महारानी वू मेई का पूरा भरोसा जीतना होगा। यही वजह थी कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए हमला झेला था। इसके बाद वह संगठन के सदस्यों की संख्या पूछता है।
जवाब मिलता है कि अभी पूरे तांग रिवाइवल एसोसिएशन में सिर्फ 5 लोग हैं। यह सुनकर ली जुन शियान मुस्कुरा देता है। उसके मुताबिक शुरुआत के लिए इतने लोग भी काफी हैं। पहले इन 5 को महल के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, फिर धीरे धीरे नए लोगों को अपने साथ जोड़कर पूरा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उसकी बात सुनते ही संगठन के सभी सदस्य उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे तुरंत उसे संगठन का नया अध्यक्ष घोषित कर देते हैं और अपना विशेष टोकन उसके हवाले कर देते हैं। अब से पूरा तांग रिवाइवल एसोसिएशन ली जून शियान के नेतृत्व में काम करने वाला था। कुछ समय बाद ली जुन शियान को दामिंग पैलेस बुलाया जाता है। यह राजकुमारी टाइपिंग का महल था। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, राजकुमारी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। वह साफ कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और इतने लंबे समय बाद महल में कोई सचमुच दिलचस्प इंसान आया है। फिर वह शरारती अंदाज में पूछती है कि आखिर दोनों सबसे पहले कौन सा खेल खेलें। साथ ही चेतावनी भी देती है कि अगर वह उसे खुश नहीं कर पाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ली जुन शियान माहौल को संभालने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि वह महारानी के हरम का नया सदस्य है। लेकिन राजकुमारी हंसकर जवाब देती है कि अगर महारानी उसे अपने पास रख सकती है तो वह क्यों नहीं। इसी दौरान ली जुन शियान का नया सिस्टम फीचर सक्रिय हो जाता है। उसे राजकुमारी के बारे में जानकारी दिखाई देती है। उसका स्नेह स्तर केवल 10 अंक था, लेकिन उसकी पसंद बेहद दिलचस्प थी। उसे ऐसे पुरुष पसंद थे जिनके बारे में वह कुछ भी समझ ना सके। यानी जितना रहस्यमयी इंसान होगा उतना ही उसके करीब पहुंच पाएगा। ये बात समझते ही ली जुन शियान तुरंत सिस्टम से सौदा करता है। वह कहता है कि अगर सिस्टम चाहता है कि वह राजकुमारी वाला छिपा मिशन स्वीकार करे तो पहले उसे 1000 पॉइंट्स एडवांस में दिए जाए। थोड़ी बहस के बाद सिस्टम उसकी बात मान लेता है और वह तुरंत शॉप से एक विशेष जादुई वस्तु खरीद लेता है। इसके बाद वह रहस्यमयी वस्तु राजकुमारी को भेंट कर देता है। राजकुमारी उसे देखते ही चौंक जाती है। वह पहचान लेती है कि यह तो मो परिवार का बेहद दुर्लभ जादुई खजाना है। अब उसके मन में ली जुन शियान को लेकर और भी ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके पास ऐसी चीज आई कहां से। ली जुन शियान बस मुस्कुराकर इतना कहता है कि हर राज का खुलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रहस्य ही इंसान को सबसे दिलचस्प बना देता है। उसकी यही बात राजकुमारी पर गहरा असर छोड़ देती है और उसका स्नेह स्तर बढ़ जाता है। इसके बाद ली जुन शियान वहां से विदा ले लेता है। लेकिन उसके जाने के बाद राजकुमारी अपने लोगों से पूछती है कि उसकी तलाशी में कुछ मिला या नहीं। तभी उसे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह तुरंत आदेश देती है कि यह खबर झांग वू लांग तक पहुंचा दी जाए। दूसरी ओर ली जुन शियान वापस महल पहुंचकर महारानी की सेवा कर रहा था। उसकी खास तकनीक से महारानी की थकान दूर होने लगती है। तभी अचानक झांग वो लांग सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और सबके सामने आरोप लगाता है कि ली जुन शियान तांग रिवाइवल एसोसिएशन का नेता है। सबूत के तौर पर वह उसके कपड़ों से मिला स्वर्ण टोकन दिखाता है। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है, लेकिन ली जुन शियान बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह उल्टा झांग वो लांग से पूछता है कि उसे इस टोकन के बारे में पता कैसे चला। फिर वह दावा करता है कि यह असली टोकन नहीं बल्कि उसके द्वारा तैयार कराया गया नकली टोकन है। उसका मकसद इसी के जरिए असली गद्दारों को बाहर निकालना था, लेकिन झांग वू लांग ने जल्दबाजी करके उसकी पूरी योजना बिगाड़ दी। सच और झूठ का फैसला करने के लिए महारानी तुरंत महान जासूस दी यिंग को बुलाती है। दी यिंग टोकन की जांच करने के बाद साफ बता देता है कि यह वास्तव में नकली है। यह सुनते ही झांग वू लांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछली रात ली जुन शियान ने असली टोकन अपने भरोसेमंद साथियों के पास सुरक्षित रखवा दिया था और अपनी सुरक्षा के लिए उसकी बिल्कुल वैसी ही नकली प्रति बनवा ली थी। अब पूरा मामला पलट चुका था। ली जुन शियान सीधे झांग वू लांग से पूछता है कि आखिर उसे इस टोकन की जानकारी किसने दी, लेकिन झांग वू लांग किसी भी कीमत पर नाम बताने को तैयार नहीं होता। उसी समय महल में राजकुमारी टाइपिंग की एंट्री होती है। वह बिना झिझक कह देती है कि उसी ने झांग वू लांग को इस टोकन की जानकारी दी थी। वह बताती है कि जब उसके सेवकों ने ली जुन शियान के कपड़ों की जांच की थी तभी यह टोकन मिला था। इसके बाद राजकुमारी सीधे महारानी से एक नई मांग रख देती है। वह कहती है कि उसे ली जुन शियान बेहद दिलचस्प लगा है और अब वह उसे अपने महल में रखना चाहती है। लेकिन महारानी बिना एक पल सोचे साफ इनकार कर देती है। उनके अनुसार ली जुन शियान अभी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब महल के बीचों बीच मां और बेटी के बीच ली जुन शियान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। दोनों ही उसे अपने पास रखना चाहती थीं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी दरबार में मौजूद एक अधिकारी मुस्कुराते हुए एक अजीब सा सुझाव देता है। वह कहता है कि ली जुन शियान को बीच में खड़ा कर दिया जाए। महारानी और राजकुमारी दोनों उसकी एक एक बांह पकड़ लें। जो उसे अपनी ओर खींच लेगी वही उसे अपने साथ ले जाएगी। उस अधिकारी की बात सुनते ही ली जुन शियान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा है या फिर खुद इन दोनों के बीच सबसे बड़ी इनाम की चीज बन चुका है।